हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, ओपन एआई का इंटरनल मेमो निकल गया है जहां पर कोड रेड के बारे में बात करी गई है। मतलब ये बहुत हाई टाइम है, हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। पिछले कुछ टाइम से ओपन एआई बहुत सारी अलग अलग चीजों के ऊपर काम कर रहा है कि एजेंट भी निकाल दो, शॉपिंग भी निकाल दो, एड्स भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, वो भी निकाल दो, न्यूज ब्लॉग्स भी निकाल देंगे। बट कहीं ना कहीं अब वो होल्ड मारने का प्लान कर रहे हैं कि भाई इन सारे प्रोसेस को फिलहाल के लिए होल्ड पे मारो, ध्यान दो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। चैट जीपीटी एआई का मार्केट लीडर था, उन्होंने एक्चुअली पूरी दुनिया को जनरेटिव एआई से इंट्रोड्यूस कराया है। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी दुनिया में सबसे पहली कंपनी थी जिसने एआई बनाया। गूगल अभी तक लीड कर रहा था एआई को, बट चैट जीपीटी ने आके उस लीड को खत्म कर दिया और बहुत तेजी से अपने आप को एक्सपैंड किया। कुछ ही टाइम के अंदर सब लोग गूगल को क्रिटिसाइज करने लग गए कि भाई ये क्या कर दिया, एक नई कंपनी को अपने आगे निकलने दिया। बट गूगल के पास में सारे रिसोर्सेज थे और मैंने पहले भी बोला है कि भाई एआई रेस गूगल जीतेगा, ये बहुत हाई चांसेस थे। मैं तब की बात कर रहा हूँ जिस टाइम पे गूगल आगे निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। रीजन क्या थे कि भाई गूगल के पास पहले एक्सपीरियंस था, गूगल के पास में पहले ही बहुत सारा टैलेंट था, प्लस उनके पास में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर एआई इंटीग्रेट होके एक्चुअली वैल्यू एडिशन ऐड कर सकता है। खाली जनरेटिव एआई नहीं, गूगल ने अपने एआई को सर्च में डाल के सर्च इंप्रूव कर दी, ईमेल में डाल के ईमेल इंप्रूव कर दिया। इस तरीके से गूगल अपने प्रोडक्ट्स के अंदर एआई को इंटीग्रेट करके प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बढ़ा सकता है। प्लस गूगल के पास में ऑलरेडी एक बिजनेस है जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो जो पैसा आ रहा है उसको एआई में डाला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं गूगल के पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थी। बट फिर भी ओपन एआई ने तबाही मचा रखी थी भाई। इमेज जनरेट कर रहे हैं, वीडियो जनरेट कर रहे हैं, कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और गूगल रेस हारता हुआ दिखाई दे रहा था। हाल ये हो गया था कि कंपनी के जो फाउंडर्स थे उनको वापसी आना पड़ा, भाई क्या चल रहा है कंपनी में, हमको ध्यान देना पड़ेगा। और अभी गूगल फिर से लीडर बन गया है एआई की स्पेस में। अगर बात करके चले तो जेमिनी जो उनका 3 निकल गया है, तबाही हो गया है। इमेज मॉडल में सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, वीडियो जनरेशन के अंदर सबसे बेस्ट है, वाइब कोडिंग के अंदर घुस गए हैं और अपने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर एआई इंटीग्रेट करके सबको आपस में भी जोड़ दिया है। तो अब ये हाई टाइम हो गया ओपन एआई के लिए कि भाई हमको भी कुछ करना पड़ेगा इस तरीके से, वरना गूगल अब हमसे आगे निकल गया है और हमको आगे निकलने भी नहीं देगा। अब इस न्यूज़ के साथ में एक और न्यूज़ रिवील हो रही है कि भाई चैट जीपीटी का अगला वर्जन आ सकता है। जीपीटी 5.2 आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा? तो अगर मैं अपनी बात करके चलूं, मुझे लगता है कोड रेड इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। इनका जो नया वर्जन आ रहा है, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारी जगहों पे लीक्स भी देखे गए कि जो इनका नया मॉडल आने वाला है वो बेहतर है गूगल जेमिनी 3 वाले मॉडल से। इसका मतलब अब चैट जीपीटी फिर से लीड ले लेगा अगर हम गूगल से बात करके चले तो। बट जान करके ये हवा क्रिएट करी जा रही है, भाई हम हार रहे हैं, हम बचेंगे, हमने मेहनत करी, फिर अचानक कह के देखो हम जीत गए। मुझे ऐसा लगता है। बाकी लेट्स सी क्या करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए चैट जीपीटी अब थोड़ा सा आउटडेट होने लग गया है। जेमिनी बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिलती है। अगर मैं इमेज जनरेशन की बात करके चलूं, चैट जीपीटी मजा ही नहीं आता जितना जेमिनी ऊपर है ना। चैट जीपीटी में दम नहीं है। कंटेंट के अंदर मैं कहूंगा दोनों के दोनों अच्छे हैं। रिसर्च के अंदर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जेमिनी के साथ में अच्छा रहा है, अगर मैं इंटरनेट से कुछ रिसर्च करना चाहता हूं तो। बाकी लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि देखो इंटरनली प्रॉब्लम्स तो चल रही है ओपन एआई के अंदर। उनके टैलेंट्स छोड़ के जा रहे हैं, अपनी खुद की कंपनी शुरू कर लेते हैं। कंपनी के को फाउंडर्स चले गए, साइंटिस्ट छोड़ के चले गए, उन्होंने अपनी कंपनी शुरू कर ली। ऐसे करके लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। नाम हो जाता है कि भाई मैं इस कंपनी का एक्स एम्प्लॉय हूं, फंडिंग मिल जाती है और अपना बिजनेस बना लेते हैं ओपन एआई के कंपटीशन के अंदर। और यही रीजन है इनकी ग्रोथ अब थोड़ी स्टैग्नेंट होती हुई दिखाई दे रही है और गूगल बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई एंड्रॉइड के अंदर इंटरनली इंटीग्रेट कर दिया है। तो मैंने आपको समझा दिया ये कोड रेड का बवाल क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोड रेड पढ़ा होगा और बहुत सारे लोगों ने ढंग से समझाया नहीं। मैं मार्केटिंग वाला हूं तो मैंने थोड़ा मार्केटिंग एंगल भी बता दिया। जो मुझे लगता है वेट फॉर 2 हफ्ते, 2 हफ्ते में अपने को क्लैरिटी मिल जाएगी क्या हो रहा है। मतलब न्यू ईयर से पहले पहले अपने को पूरा पता होगा क्या कोड रेड असली में एग्जिस्ट करता था या फिर मार्केटिंग गिमिक था। बहुत हाई चांसेस है ये मार्केटिंग का गेम है। इनका नया मॉडल जेमिनी से बेहतर होगा। लेट्स सी। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। और भाई डिस्काउंट चल रहा है कोर्स के ऊपर। दिस इज द लास्ट डे, आज आखिरी दिन है, तो जिसको लेना है ले सकता है। टीम से कांटेक्ट कर सकता है। लैंडिंग पेज पे पहले पूरा पढ़ लेना, समझ लेना। हमारा कोर्स ऐप पे चलता है और कोर्स ड्रिपिंग है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। बाकी टीम से बात करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो लेना चाहता है सीरियसली वही लेना, फोम में मत लेना। आज आखिरी दिन है, 50% डिस्काउंट है।
फिर रेट वापसी आ जाएगी, फिर मई एंड में आपको फिर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तब तक वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मॉर्गन स्टैनली की बात करके चले तो वो बहुत सारा पोर्शन अपना एआई डेटा सेंटर का जो लोन है उसको ऑफलोड करने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली इस टाइम पे बहुत सारी बड़ी कंपनीज अपने खुद के एआई डेटा सेंटर्स बना रही है, चाहे मेटा की बात करके चले, ओरेकल ने बहुत सारा मार्केट से उधार उठा लिया है। तो अगर एआई बबल फटता है तो जिन कंपनीज ने पैसा दे रखा है लोन के अंदर, उनका हाल हो जाएगा बहुत बुरा। क्योंकि अभी ना एक रिपोर्ट निकल के आई जिसके हिसाब से आप डेटा सेंटर्स तो बना लोगे बट उतनी बिजली ही नहीं बन पाएगी। तो अगर बिजली नहीं बन पाएगी तो कैश फ्लो कैसे आएगा? डेटा सेंटर्स बना के क्या उखाड़ लोगे जब बिजली नहीं होगी उसके लिए? तो इस चक्कर में शायद ये कॉशियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। अगर हम माइक्रोन की बात करके चले, इनकी क्रूशल ब्लेड वाली एक वो रैम आती है, बहुत सारे जो गेमिंग पीसीज लेते हैं उसके अंदर आपने देखी होगी। मेरे पास भी है 3600 मेगाहर्ट्ज वाली एक रैम। तो वो अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं भाई। 29 साल पुराना कंज्यूमर बिजनेस को बंद किया जा रहा है। अब रैम्स और एसएसडी नहीं मिलेगी। रीजन क्या है? मार्केट में शॉर्टेज है और ये उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं। देखो, इनका ये जो डिवीजन था, ये नहीं है कि अब ये रैम और एसएसडी नहीं बनाएगी, अब ये रैम एसएसडी बनाएगी एआई डेटा सेंटर्स के लिए, क्योंकि उसकी डिमांड आ रही है। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टेंशन नहीं है, हम मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है आपके लिए। और यही बात मैं पिछले कुछ टाइम से भी कह रहा हूं कि भाई अगर कुछ स्टोरेज डिवाइस वगैरह पे ध्यान देना चाहते हो तो ले लो, महंगी होने वाली है ये सारी की सारी, रैम स्टोरेज सब कुछ। मतलब अगर फोन भी लोगे ना हायर स्टोरेज का, वो भी महंगा होता हुआ दिखाई देगा ये, क्योंकि सारे रिसोर्सेज जाने वाले एआई डेटा सेंटर्स के ऊपर। और अगर ये बबल फटता है तो फिर ये सारे रेट उस लेवल पे आ जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। पर इतनी जल्दी नहीं फटेगा। एक जगह पे मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, कहा जा रहा था मार्च, ये जो अगले साल मार्च आएगा उसके आसपास देखने को मिलेगा। और कईयों का तो कहना है ये नंबर और लंबा जा सकता है जब तक बड़ी कंपनीज के आईपीओज नहीं आते और ये बबल थोड़ा और नहीं बढ़ता है। तो बाकी लेट्स सी क्या होता है। बाकी रेवल केयर की बात करके चले तो उनका आईपीओ भाई फाइनल डे पे 438x सब्सक्राइब्ड होता हुआ दिखाई दिया है। रिटेल इन्वेस्टर 463 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब करके बैठा है, एनआई 752 टाइम्स, क्यूआईबी 156 टाइम्स। ज्यादा पैसा नहीं रेस कर रहे, थोड़ा सा ही पैसा रेस कर रहे हैं, पर इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है। और बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कि ये बड़ी स्कीम होने वाली है। मतलब ये भागेगा ऊपर, उसके बाद फिर समझ जाओ क्या होता है। अगर मैं ग्रे मार्केट की बात करके चलूं तो जितने पे लिस्टिंग की बात चल रही है उससे कम है इस टाइम पे, और पिछले कुछ टाइम से ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक जगह पे मैंने पढ़ा कि भाई 62% प्रीमियम के ऊपर ये लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा 210 रुपए के आसपास। 130 रुपए के आसपास इनका लिस्टिंग प्राइस होगा और वो 210 पहुंच जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, बट थोड़ा संभल के रहना चाहिए ऐसी एसेट्स के साथ में। बाकी पाइन लैब्स को एक नया पेटेंट मिल गया भाई ऑनलाइन पेमेंट के लिए, टैप एंड पे, और बहुत ही जबरदस्त चीज है भाई। इसका मतलब समझो, हमारे फोन के अंदर एनएफसी होता है, अब हमारे जो अभी नए कार्ड्स आ रहे हैं उसके अंदर भी एनएफसी होता है। तो अगर आप कभी शॉपिंग पे जाते हो तो वहां पर आप अपने कार्ड को टैप करते हो दुकान के ऊपर, वहां पे आपकी पेमेंट हो जाती है। अब वही टैप आपको अपने फोन पे करना है, क्योंकि फोन में भी एनएफसी है, तो उससे कनेक्ट करके वो पेमेंट कर सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्मार्ट चीज करी गई है भाई ये। बाकी यहाँ पे सवाल निकल के आता है, बहुत सारे फोन्स के अंदर इंटरनली भी तो ऑप्शन आता है ना, कार्ड अपने डाल लो एक बार, उसके बाद फिर आपका फोन ही टैप एंड पे कर देगा। ये उसको रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इनकी वैल्यू प्रोपोजिशन सिंपल सी है, जो गेटवे होता है जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो गेटवे के अंदर अब आपके पास में एक और ऑप्शन होगा टैप एंड पे, जैसे यूपीआई वगैरह करते थे वैसे टैप एंड पे भी कर पाओगे। कोई कार्ड डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं भरना, बस टैप करो, पेमेंट खत्म। बाकी फिच की बात करके चले तो इंडिया की रेटिंग को उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 की कर दिया है 7.4%। मतलब इतनी तेजी से ग्रो करेगा। पहले 6.9% कहा था इन्होंने, अभी Q2 के रिजल्ट निकल के आया है, इंडिया 8.2% से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। इस चक्कर में फिच ने अपनी रेटिंग को शायद मॉडिफाई किया है। इसके अलावा जो भी कंपनी है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है, अब वो छोटी कंपनी कहलाई जाएगी। मतलब भाई हमारा छोटा सा बिजनेस है, बहुत छोटी कंपनी है। पहले नंबर 40 करोड़ हुआ करता था, अब 100 करोड़ पे इसको ले गए हैं। इसके अलावा थोड़े कंप्लायंस भी सिंप्लीफाई किए गए हैं, 3 की जगह 2 डायरेक्टर कर दिए गए, 2 बोर्ड मीटिंग कर दी है साल के अंदर जो पहले 4 हुआ करती थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, रिलेटेड पार्टी का जो डिस्क्लोजर होता था उसके ऊपर एग्जेम्पशन दे दी है, मर्जर अप्रूवल्स दे दी है। बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव किया जा रहा है। कुछ टाइम पहले खबर निकल के आई थी कि जिनका बिजनेस शायद 2 करोड़ से नीचे, 1 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है, उनको और भी कंप्लायंस में रिलैक्सेशन मिलेगी। अभी वो क्लियर नहीं है, अगर वो आता है तो फिर उसको भी कवर करेगी। बाकी इन मूवी की बात करके चले तो उनके फाउंडर ने बायबैक करे हैं $250 मिलियन के स्टेक्स
सॉफ्ट बैंक जिनके पास में 35% तक के स्टेक थे उसको घटा के 5 से 7% लेके आए हैं। कंपनी $1 बिलियन की वैल्यूएशन से थोड़ा सा नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है स्टेक्स खरीदे गए, इसलिए खरीदे गए क्योंकि ये जल्दी आईपीओ निकाल रहे हैं और आईपीओ के अंदर सॉफ्ट बैंक को प्रमोटर का टैग नहीं देना चाहते, इसलिए। इसके अलावा इन मूवी वालों ने $350 मिलियन और रेस करे हैं 13 से 14% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और फाउंडर के स्टेक यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए यूज करे गए हैं। आईपीओ आने दो तब बात करेंगे इसके बारे में डिटेल के अंदर, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। इसके अलावा अगर मैं नथिंग की बात करके चलूं तो $5 मिलियन रेस कर रहे हैं अपने यूजर्स से। इन्होंने यही सेम चीज 2021 में भी करी थी, जहां पर $8 मिलियन 8,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स से इन्होंने रेस करे थे, और ऐसा ही अब फिर से कर रहे हैं। फाउंडर का कहना है कैपिटल रेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग हमारी कम्युनिटी मेंबर्स है, जो हमको यूज करते हैं, वो ही हमारी कंपनी के पार्ट्स बन पाए। 3 साल के अंदर कंपनी को आईपीओ रेडी बना दिया जाएगा तो सब कुछ अच्छा रहता है, तो अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि ना इनकी थोड़ी सी पिछले कुछ टाइम से विजन खराब हो गई है। इन्होंने अपने फोन के अंदर जो एआई वाला फीचर निकाला है, बटन दबा के अलग अलग जगह पे स्टोर कर सकते हो, बहुत ही कमाल की चीज है। बट आप सैमसंग एप्पल जैसी कंपनी से अगर कंपीट कर रहे हो, गूगल पिक्सल जैसी जो जेमिनी अपने साथ में लेके आ रही है, उनसे कंपीट करने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ बेहतर करना पड़ेगा। बेहतर कैमरे, बेटर प्राइसिंग और भी बेहतर चीजें। बाकी मिस्टर बीस की बात करके चले तो उनका आईपीओ आ सकता है, रिपोर्ट्स की मान के चले तो कहा जा रहा है $5 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन हो सकती है। कुछ टाइम पहले कंपनी के सीईओ ने बोला था कि भाई 1.4 बिलियन पीपल्स जो कि पिछले 90 दिन में उनके कंटेंट को देखे होंगे, उनको ये चांस देंगे कि वो इनके शेयर्स ले सकते हैं, जिससे ओनरशिप डेमोक्रेटाइज हो जाएगी। अगर सब कुछ सही जाता है तो पहला सक्सेसफुल आईपीओ रहेगा यूएस के अंदर किसी क्रिएटर का। इंडिया के अंदर फिजिक्स वाला कर चुके हैं। बाकी ड्रीम 11 ने भी अनाउंस करी है अपनी नई ऐप। एक टीजर निकाला गया है जहां पर बताया गया कि हम पिवट कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल क्या होगा पता नहीं, शायद वही गेम वाला सीन ही रहेगा, जैसे पहले गेम खेलते थे अब भी वही खेला जाएगा। एड से शायद ये रेवेन्यू मॉडल बनाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सट्टा खेलना एक तरह से बैन कर दिया है। इसके अलावा पैरामाउंट की बात करके चले तो उन्होंने $5 बिलियन की कैंसिलेशन फीस ऑफर करी है वार्नर ब्रदर को। इसका मतलब कि भाई हम तुम्हारे को खरीदेंगे, अगर कुछ भी कांड होता है, रेगुलेटरी चैलेंज आते हैं, कुछ भी आते हैं और वो डील फाइनलाइज नहीं हो पाती है, तो $5 बिलियन हम आपको और दे देंगे कैंसिलेशन फीस। मतलब ये इतना रिस्क लेने के लिए तैयार है। वैल्यूएशन के ऊपर ही मेरे हिसाब से पूरा बवाल चल रहा है। 50 या $60 बिलियन का लास्ट ऑफर था जो कि रिजेक्ट किया गया था। अब देखते हैं क्या होता है। बट कहीं ना कहीं ये जो मूव किया है ना, इससे इनके पास में एक एडवांटेज आ जाएगी बाकी कॉम्पिटिटर्स की कंपैरिजन में, क्योंकि बाकी लोग भी बिड कर रहे हैं, बट कोई ये ऐसा क्लॉज नहीं दे रहा कि भाई अगर ये डील नहीं होती तो मैं ये दे दूंगा। इसके अलावा सैम ऑल्टन की बात करके चले तो वो भी अपना खुद का रॉकेट कंपनी बनाने का प्लान कर रहे हैं। ये शायद एक्वायर कर सकते हैं या फिर पार्टनर कर सकते हैं स्ट्रोक स्पेस को, जो कि स्पेसएक्स की राइवल कंपनी है, जिन्होंने फुली रीयूजेबल नोवा रॉकेट बनाया है। स्ट्रोक जो कि ब्लू ओरिजिन के एक्स एम्प्लॉइज थे, उनके थ्रू शुरू करी गई है। और सैम ऑल्टमैन शायद इसलिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑर्बिटल डेटा सेंटर के लिए। हमने पहले भी बात करी इस चीज के बारे में कि सारी बड़ी कंपनीज अब प्लान कर रही है कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे स्पेस के अंदर, जहाँ पे बिजली की टेंशन नहीं होगी, सोलर से एनर्जी आती रहेगी और उसी एनर्जी से डेटा सेंटर चलता रहेगा। ठंडा भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस के अंदर टेम्परेचर का उतना बड़ा कलेश नहीं होने वाला। बस अभी प्रॉब्लम बस एक ही है कि सोलर रेडिएशंस कैसे हैंडल होंगे, क्या उसकी वजह से कुछ डेटाज में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्या सैटेलाइट उस सबको हैंडल कर पाएगी, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बाकी सारी मेजर कंपनी से इस चीज के बारे में बात करिए तो शायद सैम ऑल्टमैन भी इस टाइप के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर उनको एलॉन मस्क से दुश्मनी है इसलिए भी कर रहे हैं। अगर हम के ब्यूटी की बात करके चले तो 350 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया। भाई 240 करोड़ था पिछले साल उनका जीएमवी, इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। 46% ग्रॉस सेल्स में इंप्रूवमेंट है। 2019 के अंदर ये शुरू हुए थे, जहां पर 51% नाइका ओन करता है, 42% कैटरीना और 7.5% मैट्रिक्स। और इस टाइम पे जो सेलिब्रिटी लेड ब्रांड्स है उसके अंदर लीडर है ये। मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा, HRX वगैरह की बात नहीं कर रहा, बट अभी जो फीमेल ब्रांड्स है जो भी हीरोइंस ने निकाले हैं उनमें सबसे बेहतर ये दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं दीपिका पादुकोण की बात करके चलूं तो अभी रिसेंटली हमने बात करी थी 12.3 करोड़ के नेट लॉस की, जहां पे इनका रेवेन्यू घट के 15 करोड़ से भी नीचे आ गया था। अगर हम मसाबा गुप्ता के लव चाइल्ड मसाबा की बात करके चले तो उन्होंने 115 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। कृति सेनन का जो हाइफन है वो 207 करोड़ की वैल्यूएशन जब पहुंच गया है। और के ब्यूटी की सबसे अच्छी चीज ये है भाई, प्रॉफिटेबल है, बहुत साल पहले से प्रॉफिटेबल है।
नायका के लिए एक सबसे बढ़िया एसेट बनती हुई दिखाई दे रही है ये के ब्यूटी। बाकी पाइन लैब्स की बात करके चले तो 6 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है Q2 के अंदर इन्होंने। अगर आप चार्ट देखोगे तो क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है। रेवेन्यू 18% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपेंसेस 8.2% बढ़ते हुए दिखाई दिए है, लॉसेस भी इसी चक्कर में इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा है और एक्सपेंसेस उस लेवल पे नहीं बढ़े हैं। इसके अलावा मीशो पे CCPA ने फाइन लगा दिया है, वॉकी टॉकी बेच रहा है भाई। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाई थी जहां पर वॉकी टॉकी वगैरह नहीं बेच सकते थे, अब मीशो पे अभी भी बिक रहे हैं तो इस चक्कर में एक्शन लिया गया है। 10 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। मुझे लगता है पेनल्टी बड़ी होनी चाहिए थी क्योंकि भाई दिस इज वेरी रिस्की। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी बेटी के लिए ना एक वॉकी टॉकी लिया था टॉयज की दुकान से, तो उसमें लिखा हुआ था कि लॉन्ग रेंज वॉकी टॉकी। मैं लेके आया, मैं भाई तो बढ़िया लग रहा है। उसके अंदर ऊपर फ्रीक्वेंसी थी, अंदर जब मैंने बुकलेट पढ़ी तो पता लगा 4-5 किलोमीटर की रेंज में। भाई ये क्या होता है? मेरा घर अभी ऑफिस से है, मतलब मैं कहूँगा 1 किलोमीटर के आसपास मान लो। एक मैं अपने ऑफिस ले आया, एक मैंने अपने घर पे रख लिया। मैंने बात करके देखी, बात हो रही थी भाई, इतनी लंबी रेंज। उसके बाद क्या हुआ, हम मेरी बेटी और मैं खेल रहे थे तो वो घर से आया बाहर आया और मैं यहाँ से खेल रहा था कुछ भी, तो कोई उस फ्रीक्वेंसी पे आया और उसने बोला भाई ये फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, इसको हम यूज कर रहे हैं। मैं हिल गया, मैं कहा भाई ये क्या चल रहा है? अब समझो वो तो लिमिटेड फ्रीक्वेंसी था, उसमें 8-10-12 चैनल्स ही थे। अगर कुछ डिजिटल इनपुट वाला ऑप्शन हो, एक बंदा फ्रीक्वेंसी पकड़ने का देखे और पता लग जाए पुलिस की फ्रीक्वेंसी क्या है, सब कुछ क्या है, कितना मिसयूज हो सकता है इन सारी चीजों का। और ये ऑनलाइन जैसे प्लेयर पे मिल रही है, दिस इज नॉट गुड ना। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट भाई नेगेटिव जा रही थी, अब पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी है। फ्लैटर ही कहूंगा मैं कि भाई नेगेटिव से थोड़ा सा फ्लैटर साइड पे ही जाती हुई दिखाई दी है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो वो नेट सेलर ही रहे हैं, लगातार 3 स्ट्रेट सेशन हो चुके हैं उसके लिए। 3700 करोड़ के आसपास इक्विटी को ऑफलोड किया है उन्होंने। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने ही मार्केट को बचा रखा है, जिस चक्कर में मार्केट थोड़ी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। हमारी करेंसी थोड़ी रिकवर होती हुई दिखाई दी है, 90 रुपए से नीचे पहुंच गया भाई डॉलर, पर भाई बहुत मजाक वाली बात चल रही है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। तुम जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।